मैं क्या हूँ और क्या बन सकता हूँ। वे कौन से लोग थे जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान देकर मानव जाति की उत्कृष्ट सेवा की। इस दिखावे की दुनिया में भ्रमित हुए बिना हम लगातार आगे कैसे बढ़ सकते हैं। मैं अपने रोजमर्रा के जीवन में होने वाले तनाव पर कैसे काबू पा सकता हूँ। ऐसे अनेकों प्रश्न हैं जो छात्र और युवा शक्ति डॉक्टर कलाम से उनकी विभिन्न यात्राओं में मुख्य रूप से पूछा करते थे। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में मैंने अपने इस विशाल देश के विभिन्न स्थानों की यात्रा की और अनेक प्रकार के लोगों से संपर्क भी किया, और जिसके कारण मेरी सोच और समझ पहले से कहीं अधिक विकसित हुई। मेरे इन्हीं अनुभवों ने मुझे उसी तरह तृप्त किया जैसे कि किसी प्यासी भूमि में जलधारा उसे सिंचित करती है। मैं यह पुस्तक हमारे पथ प्रदर्शक इसलिए भी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि हमारी युवा शक्ति को उन सवालों का जवाब मिल सके जो हमेशा से उनके चिंतन का विषय रहे हैं। अभी तक लोगों को राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के केवल वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील व्यक्तित्व की ही जानकारी रही है, लेकिन इस पुस्तक के माध्यम से हम डॉक्टर कलाम के उस रूप को भी जानेंगे जिससे हम और आप अभी तक परिचित नहीं थे। डॉक्टर कलाम की ये किताब अग्नि की उड़ान में उनके सह लेखक रहे अरुण तिवारी और उनकी बातचीत के वर्णन पर आधारित है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि एक सशक्त मन के लिए सबसे मुश्किल काम होता है खुद को नियंत्रण में रखना। हम जो कुछ भी सोचते और समझते हैं वो हमारे ही मन के द्वारा धारण की हुई वस्तु है। इस संसार को हम जिस भी रूप में देखते हैं वो हमारे खुद के विचारों से ही बनता है। मनुष्य की रचना करने में ईश्वर को लाखों वर्ष लग गए। उसने मनुष्य के भीतर दिव्यात्मा की पवित्रता और निर्मलता तथा शैतान की क्रूरता और छल कपट मिलाकर उसका सृजन किया, और उसके बाद मनुष्य को यह आदेश दिया कि वह अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके अपने सही स्वरूप को पहचाने। और यही मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य है। और मनुष्य के जीवन में जैसे जैसे हमें ज्ञान प्राप्त होता जाता है, हमें ये समझ आने लगता है कि हमारा जीवन कितना भ्रामक था। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मेरे एक चीनी मित्र हैं जी पिंग वही हैं जिन्होंने मेरी पुस्तक अग्नि की उड़ान का चीनी भाषा में अनुवाद किया है। एक बार उन्होंने मुझे एक प्रसंग सुनाया। उनसे पूछा गया कि हम सभी मनुष्य हैं, परंतु हम में से कुछ महान हो जाते हैं जबकि कुछ तुच्छ या साधारण ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों? उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि ऐसे लोग जो अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं वे महान होते हैं। जो अपनी तुच्छ आत्मा के अनुसार चलते हैं वे तुच्छ या साधारण ही रह जाते हैं। उनसे फिर पूछा गया कि लेकिन जब हम सभी मनुष्य हैं तो ऐसा क्यों होता है कि कोई अपनी महान आत्मा के अनुसार चलने लगता है और कोई अपनी तुच्छ आत्मा के अनुसार? उन्होंने उत्तर दिया कि जब हमारी दृष्टि और श्रवण शक्ति आंतरिक चिंतन से विमुख होकर बाहर की वस्तुओं के द्वारा नियंत्रित होती है तो ये वस्तुएं हमारी मूल प्रवृत्ति पर हावी हो जाती हैं। हमारा विवेक हमारी महान आत्मा और प्रवृत्ति तुच्छ आत्मा के ही आयाम है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि सौरमंडल के 1000 गज में पृथ्वी का अस्तित्व एक मटर के दाने के समान है, तो मनुष्य का अस्तित्व कहाँ जाकर ठहरेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि विनम्र रहिए। ब्रह्मांड को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। एक अद्भुत और अलौकिक शक्ति है जिसने ब्रह्मांड की रचना की। वह मनुष्य की सहायता से अथवा उसकी सहायता के बिना भी इसका संचालन करती आई है और करती रहेगी। ब्रह्मांड को आपकी सेवा की जरूरत नहीं है, जरूरत तो आपको उसकी सेवा करने की है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क स्वयं में बुद्धिमान नहीं है। यह तो कंप्यूटर की तरह एक यंत्र भर है जो मनुष्य को संचालित करता है। कंप्यूटर की तरह इसमें भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं। इसमें प्रोग्राम शुरू कीजिए और यह अपना कार्य, अपनी खोज शुरू कर देगा, परंतु उस खोज का अंतिम परिणाम सदैव प्रोग्राम में ही अर्थात मस्तिष्क में ही उपस्थित रहता है। अतः इससे स्पष्ट है कि मस्तिष्क कोई नव सृजन नहीं करता, बल्कि पुरानी संभावनाओं को खोज भर सकता है। श्रेष्ठतम मस्तिष्क को भी एक सुपर कंप्यूटर ही कहा जा सकता है। आत्मा उसकी प्रोग्रामर है। वैसे तो इस दुनिया में अनेक प्रकार के लोग हैं, कुछ बुद्धिमान और कुछ मंद बुद्धि, लेकिन ऐसा सोचना कि कुछ लोग अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक योग्य हैं, गलत है। सारी बात अनुभव पर निर्भर है। किसी के पास कोई गुण अद्वितीय नहीं होता। जब तक अनुभव शक्ति का स्तर स्थापित नहीं करता तब तक कायर भी अपने को वीरों से आगे मानते रहते हैं। अनुभव ही अवस्था और भ्रांति के बीच कसौटी कसता है। यदि आपको
बुराई के प्रभाव से स्वयं को बचाना है तो किसी भी प्रकार के उकसावे से प्रेरित या उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। आप एक सामान्य सांसारिक व्यक्ति के रूप में सदैव ही बेहतर रहेंगे। प्रतिशोध या बदले का भाव रखना कोरी मूर्खता है। हम इस दुनिया में अनेक वस्तुओं और घटनाओं को देखते हैं और जिनका हमें अनुभव भी होता है। इससे हमारे मन में तरह तरह की बातें आती हैं, लेकिन हमें अपने विवेक से सही और गलत का निर्णय करना आना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी नाक बंद हो, कस्तूरी और गोबर में क्या फर्क हो सकता है। कन्फ्यूशियस का कथन है कि जो ईश्वर की निंदा और अवहेलना करता है उसका कोई भी आराध्य नहीं होता। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जब एक इंसान के अंदर मैं और तुम का अस्तित्व आ जाता है तब सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। एक उदाहरण देते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि राष्ट्रपति भवन में कई बिल्लियां रहती हैं जो मुगल गार्डन में इधर उधर घूमती रहती हैं, परंतु यहाँ चारों ओर उपस्थित फूलों और फव्वारों की सुंदरता की बजाय उनका पूरा ध्यान किसी कबूतर का शिकार करने पर ही रहता है। लोग केवल उन्हीं वस्तुओं को देखते हैं जिन्हें वे देखना चाहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे सोचने समझने की पूरी प्रक्रिया एक आंतरिक व्यवस्था पर आधारित है और हम में से अधिकतर लोग अपनी ही बनाई गई सीमाओं में कैद होकर सही सोचने और समझने की क्षमता को गंवा देते हैं। महाभारत का उदाहरण देते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि महाभारत की कथा में यह संपूर्ण संसार ही एक विशाल युद्ध भूमि है। हमारा मन ही वास्तविक कुरुक्षेत्र है जहां महाभारत की लड़ाई अनवरत चल रही है। अज्ञानता धृतराष्ट्र है, व्यक्तिगत आत्मा अर्जुन है, हमारे हृदय के भीतर का तत्व श्री कृष्ण है, हमारा सारथी शरीर है, पांचों इंद्रियां रथ के 5 घोड़े हैं, मन, लोभ, प्रेम, घृणा, कामुकता, ईर्ष्या, पाखंड और घमंड ये सभी हमारे भयानक शत्रु हैं। इसीलिए मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है अपनी इंद्रियों को वश में रखना। लेकिन मनुष्य की इंद्रियों को आनंद परोसने वाले बड़े बड़े कार्य व्यवसाय आजकल फल फूल रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि मनुष्य ही केवल एक ऐसा प्राणी है जिसके पास बुद्धि है, जिसके प्रयोग से वह अपनी इंद्रियों को वश में रख सकता है। अतः बुद्धि को मजबूत बनाइए, उसे दृढ़ कीजिए, उसे बल प्रदान कीजिए। आप अपनी थोथी इच्छा के जितने ही उथले हैं और अपनी महती महत्वाकांक्षा के जितने ही महान भी हो सकते हैं। मनुष्य के भीतर ही अच्छाई और बुराई एक साथ मिली हुई है। मनुष्य एक तरह से आधा फरिश्ता और आधा जानवर है। चुनौती इसमें विभेद करने की है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुस्तक लिविंग विद अ पर्पस का उल्लेख करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अधिक धन संपत्ति और अधिकार रखने वाले व्यक्ति वास्तव में महान नहीं है। ना ही ऐसे लोग महान हैं जिन्होंने नाम और कीर्ति अर्जित कर ली, बल्कि महान तो वो हैं जिन्होंने मूल्य की परवाह किए बिना सत्य का स्वयं के साथ परीक्षण किया। उनकी दृष्टि में जो सत्य उपयुक्त है वे उसे करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। यह संसार उनके शरीर को प्रताड़ित कर सकता है, उन्हें कष्ट दे सकता है, परंतु उनकी आत्मा को आहत नहीं कर सकता, उनके उत्साह को नहीं दबा सकता। जिसके पास आत्मा की दृढ़ता है, चाहे वह थोड़ी ही मात्रा में क्यों ना हो, उसका जीवन धन्य है, वह निश्चय ही प्रशंसा का पात्र है। हम अपने पूरे जीवन में संपूर्ण संतुष्टि की इच्छा रखते हैं, परंतु इस संतुष्टि की भूख का ना कोई आदि है और ना कोई अंत। हमारी इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं, एक वस्तु के बाद दूसरी वस्तु की, दूसरी वस्तु के बाद तीसरी वस्तु की इच्छा। लालसा फूटी पेंदी का लोटा जिसमें पूरा जीवन डालो तो भी खाली ही रहता है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य के जीवन का लक्ष्य महान और श्रेष्ठ है तो अनेक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वो सफलता को प्राप्त कर लेता है। कमल सदैव ताल के ऊपर खिलता है। हमारे मन की अवस्था भी ऐसे ही विचारों के तल पर निर्भर करती है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत भूमि महान है। भारत ने वास्तव में अनेक महान विचारकों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को जन्म दिया। भारतीय वैज्ञानिकों में आर्यभट्ट को वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार करके सारी दुनिया को एक बड़ी सौगात दी, जिसके लिए वो अमर हो गए। लेकिन हमारी विडंबना ये है कि हम सभी अपने गौरवमयी इतिहास से अनभिज्ञ हैं। हमें समुचित ढंग से हमारी विरासत के संबंध में कभी नहीं बताया गया है। या तो उन्हें महान पौराणिक गाथाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है या फिर वे अंधकार में ही रह जाती हैं।
डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मैं आर्यभट्ट के विषय में तभी जान पाया था जब भारत के पहले उपग्रह का नाम उनके नाम पर रखा गया। उस समय मेरी उम्र 20 वर्ष थी। मेरी औपचारिक शिक्षा विज्ञान में आर्यभट्ट के योगदान के विषय में मौन थी। आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टियम में विभिन्न खगोल शास्त्रीय तथा गणितीय सिद्धांतों की व्याख्या प्रस्तुत की गई है, जिसमें पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमते हुए वर्णित किया गया है तथा सूर्य के सापेक्ष ग्रहों की परिक्रमा की अवधि भी दी गई है। आर्यभट्ट ने ही पाई का शुद्ध मान बताया था। अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में उन्होंने लिखा है कि 100 में यदि 4 जोड़े एवं उसे 8 से गुणा करके फिर उसमें 62,000 जोड़े तो परिणाम 20,000 इकाई व्यास वाले वृत्त की परिधि के लगभग बराबर होगा। इसके अनुसार पाई का मान 3.1416 आता है, जो कि आश्चर्यजनक रूप से एक शुद्ध मान है। हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखना उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। आर्यभट्ट ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्मांड का अपने तार्किक दृष्टिकोण से निरीक्षण किया। मैं तो उनके इस बौद्धिक विस्तार से विस्मित हो जाता हूँ। कल्पनाशीलता का ऐसा विन्यास और गुरुता उनके लगभग 1500 सालों के बाद आइंस्टीन के रूप में वापस लौटा। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आधुनिक युगों के वैज्ञानिकों में थॉमस अल्वा एडिसन ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। मैंने नील बॉल्डविन की लिखी पुस्तक एडिसन इन्वेंटिंग द सेंचुरी में पढ़ा था कि नन्हा एडिसन, जो परिवार के 7 बच्चों में सबसे छोटा था, 4 वर्ष की उम्र तक बोलना भी नहीं सीख पाया था। एक दूसरी बात जिसने एडिसन के असाधारण व्यक्तित्व का निर्माण किया था वह था उनकी सुनने की क्षमता का ना होना। एडिसन ने अपने प्रारंभिक जीवन में काफी संघर्ष किया, मेरी ही तरह या कहें कि मुझसे भी ज्यादा। अपनी शिक्षा के खर्चों को पूरा करने के लिए उन्हें कई रोजगार करने पड़े थे। मैंने तो सिर्फ अपने भाई के साथ अखबार ही बांटे, जबकि एडिसन ने सिर्फ 14 वर्ष की उम्र में अपना स्वयं का छोटा सा अखबार द वीकली हेराल्ड निकाला और उसे रेल यात्रियों के बीच वितरित किया। यह वास्तव में ऐसा पहला अखबार था जिसे रेलगाड़ी में बेचा गया। इस छोटे से प्रकाशन उपक्रम से उस जमाने में एडिसन को प्रतिदिन $10 से भी अधिक आमदनी हो जाती थी। इस आमदनी का अधिकांश हिस्सा वे अपने घर के तहखाने में बनाई गई एक रसायन प्रयोगशाला की व्यवस्था में खर्च किया करते थे। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि वैसे तो मुझे कई लोगों ने प्रभावित किया और मैं सबका सम्मान भी करता हूँ, पर श्रीनिवास रामानुजन से मैं विशेष रूप से प्रभावित हुआ हूँ। उनके साथ मेरी कुछ शुरुआती समानता भी है। मेरे पिता एक नाविक थे और उनके पिताजी कपड़े की एक दुकान में मुनीम का काम करते थे, पर हमारी यह समानता यहीं समाप्त हो जाती है। एक तरफ जहां मैं एक साधारण सा विद्यार्थी था, वहीं रामानुजन सिर्फ 12 वर्ष की अवस्था में त्रिकोणमिति में इतने निपुण हो चुके थे कि इनके द्वारा परिष्कृत प्रमेय शिक्षकों को भी अचरज में डालने लगी थी। रॉबर्ट कैनिगेल ने पुस्तक द मैन हु नो इन्फिनिटी में लिखा है कि विलक्षण गणितीय अवधारणाएं रामानुजन को ऐसे ही दृष्टिगोचर होती थी जैसे एक सामान्य आदमी को सागर में लहरें। लेकिन दुर्भाग्यवश गणित में उनकी इतनी तल्लीनता उनकी शिक्षा की बदहाली का कारण बनी। गणितीय सिद्धांतों में तो वो अपने शिक्षकों को भी पीछे छोड़ दिया करते थे, पर बाकी सारे विषयों में वो पीछे रह गए। रामानुजन के जीवन में वह सौभाग्यपूर्ण अवसर तब आया जब रामानुजन ने अपने करीब 100 प्रमेय समीकरणों को संलग्न करते हुए एक सामान्य सी चिट्ठी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विख्यात प्रोफेसर G.W. हार्डी को लिखी। उन प्रमेयों पर सिर्फ एक दृष्टि डालने से यह स्पष्ट था कि वे किसी उच्चतम स्तर के गणितज्ञ द्वारा लिखी गई थी, क्योंकि इतना परिष्कृत अनुमान लगाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। जहां एक ओर रामानुजन के अंदर गहरी प्रतिभा छिपी थी, वहीं दूसरी ओर उनका जीवन उस दुख दर्द से भी भरा था जो इस देश के ग्रामीणों और गरीबों के साथ जुड़ा है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता कि इसके पीछे विधि का कैसा विधान है कि अधिकांश प्रतिभाओं को कष्ट से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये मैं अवश्य कह सकता हूँ कि कुछ शक्तियाँ इंसान को सिर्फ कष्टों और दुखों में तपने के फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं। मृत्यु के समय रामानुजन की उम्र सिर्फ 33 वर्ष थी। डॉक्टर कलाम आगे कहते हैं कि 20वीं शताब्दी का आरंभ राइट ब्रदर्स की हवाई जहाज उड़ाने की सफलता के साथ हुआ। उसके बाद सन 1905, जिसे वैज्ञानिक इतिहास में चमत्कारिक वर्ष के नाम से भी जाना जाता है, उसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन पर 5 शोध पत्र प्रकाशित किए और इसी दौरान भारत में सीवी रमन का उदय हुआ। लेकिन वह समय ऐसा समय था जब वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए भारत में ना के बराबर अवसर थे
और इसी कारण विवश होकर रमन को भारतीय सिविल सेवा में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल की नौकरी स्वीकार करनी पड़ी। कलकत्ता जाकर धुन के पक्के रमन ने इसी सरकारी नौकरी में रहते समय के सदुपयोग की अद्वितीय मिसाल प्रस्तुत करते हुए खुद की प्रयोगशाला बनाई और अपना अनुसंधान जारी रखा। जर्नी इनटू लाइट पुस्तक में जी वेंकट रमन ने लिखा है कि सन 1970 में जब सीवी रमन की वैज्ञानिक पहल पहचानी जा चुकी थी तो रमन को कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी की प्रोफेसरशिप का प्रस्ताव मिला, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और फिर वहां अगले 15 वर्षों तक कार्य करते रहे। इस दौरान उन्हें प्रकाश के विसरण के क्षेत्र में किए गए अपने कार्य के लिए विश्वव्यापी ख्याति मिली। ईयर 1928 में उन्होंने रमन प्रभाव का सिद्धांत दिया और उसके ठीक 1 वर्ष बाद उन्हें नाइट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि से सम्मानित किया गया। ईयर 1930 में इतिहास में पहली बार एक भारतीय विद्वान को, जिसने संपूर्ण शिक्षा दीक्षा भारत में ही पाई थी, विज्ञान का उच्चतम सम्मान भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। भौतिकी का यह नोबेल पुरस्कार सीवी रमन ने बिना किसी अनुदान सहायता के अपने व्यक्तिगत खर्च पर तैयार किए गए उपकरण का इस्तेमाल करते हुए हासिल किया था। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि इन महान विभूतियों के अलावा अगर किसी और ने मेरे जीवन पर अपना अमिट प्रभाव डाला है, वो थी मेरी माँ आशी अम्मा। जब मैं पीछे मुड़कर अपने बचपन को देखता हूँ तो वह एक सुंदर बाइस्कोप सा दिखता है। अच्छे मानवीय गुण, सीधे साधे खुश लोग, समंदर की लहरें, मंडराते पक्षी, सुनहरी रेत, सुदूर स्थानों से आते तीर्थयात्रियों की भीड़, मस्जिद को जाती गली, नमाज, विद्यालय, छोटी छोटी दुकानें, घोड़ा गाड़ियां, फिर वह सब मिलकर एक सौम्य व पवित्र महिला की छवि में समा जाता है और वो है मेरी माँ। डॉक्टर कलाम आगे कहते हैं कि मेरा बचपन कुल मिलाकर लाड़ प्यार से भरा और इस हिसाब से आरामदायक भी था कि मेरे माता पिता द्वारा जीवन की सभी मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इन सब से ऊपर स्नेहपूर्ण वातावरण बच्चों को भरपूर उपलब्ध कराए गए थे। हालांकि इसके लिए उन्होंने ना जाने कितनी परेशानियां अपने ऊपर ले रखी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्पन्न अभावों से ये परेशानियां और भी बढ़ गई थी। मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाता और अपने माता पिता को फज्र की नमाज पढ़ते देखता। अभी सूरज समुद्र के नीले जल से निकला भी नहीं होता और मेरे पिता अपनी नारियल के वृक्ष समूह में चले जाते, जो हमारे घर से 4 मील की दूरी पर था। मैं अपने संत समान शिक्षक के घर कई मील पैदल चलकर जाता था। मैं अरबी भाषा के स्कूल में भी पढ़ने के लिए जाया करता था। इन 2 कक्षाओं के बाद मैं स्टेशन से अखबार लेता और अपने चचेरे भाई के लिए घर घर जाकर वितरित करता, जिसके लिए वे मुझे 1 आना पारिश्रमिक देते और मैं उन पैसों को बड़े गर्व से ले जाकर अपनी माँ के पास जमा कर देता। मैंने वे पैसे कभी वापस नहीं चाहे। जब मैं अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए रामनाथपुरम जा रहा था, तब मेरी माँ ने वे सारे सिक्के, जो अब तक एक अच्छी भली धनराशि बन चुके थे और जो उन्होंने बहुत जतन से संभाल कर रखे थे, मेरे आगे रख दिए। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मेरी माँ मेरे बालों में हाथ फेरती हुई मौन भाव से शायद यही कह रही थी कि माएं सिर्फ देने को ही बनी हैं। मेरी माँ उस संस्कृति का प्रतीक थी जहाँ सम्मान, आदर और पारिवारिक निष्ठा का स्थान निजी इच्छाओं से ऊपर होता है। रामेश्वरम में अन्य लोगों की भांति ही मेरे माता पिता भी अपने परिवार के साथ समुद्र से पकड़ी मछलियां तथा शंख इत्यादि बेचकर एवं श्रद्धालुओं को जरूरत की सेवाएं मुहैया कराकर जीवन यापन करते थे। उन्होंने कभी अपनी पैतृक जमीन को छोड़कर शहर में बसने की नहीं सोची, जैसे हजारों लोग मदुरई, तिरुचिरापल्ली, मद्रास और श्रीलंका में अब भी रह रहे हैं। सादी जिंदगी जीने वाले मेरे माता पिता ने हालांकि दुनिया में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं दिया, फिर भी वे जीवन के झंझावातों और दुष्चक्रों की परीक्षा के समय में भी अपनी मिट्टी और परंपराओं के साथ दृढ़ता से जुड़े रहे। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी माँ आज भी मेरे साथ है। अगर आज वो मेरे पास होती तो शायद वो मुझसे यही कहती कि मेरी कई संतानें हैं और मैं सबसे पूरा स्नेह करती हूँ, पर तुम मेरी सबसे छोटी संतान हो, इसीलिए मेरे लिए हर चीज से बढ़कर और मेरे वंश का नाम रोशन होने की आखिरी उम्मीद हो। मैं तुम्हारे साथ बहुत कठोर रही हूँ, पर मैं तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने का कोई और सरल तरीका नहीं जानती थी। मुझे तुम पर गर्व है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि इसके उत्तर में मैं अपनी माँ से कहता कि मैंने कई अवसरों पर आपको निराश किया होगा,
पर आपकी पवित्रता और सहृदयता का सदैव सम्मान किया है। मुझे भी आप पर गर्व है माँ। डॉक्टर कलाम ने आगे डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर सतीश धवन के साथ अपने संबंधों का भी वर्णन किया है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि DS कोठारी, होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई, इन 3 भौतिक शास्त्रियों ने प्रतिष्ठित विज्ञान और तकनीकी संस्थानों का जो निर्माण किया, जिससे आज के देश के युवाओं को अनुसंधान करने की प्रेरणा मिल रही है। इन वैज्ञानिकों ने भारत में रहकर देश की सेवा करने का निश्चय किया। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मेरे लिए तो इनके द्वारा बनाए गए संगठन ही हमारे नोबेल पुरस्कार हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि रामेश्वरम द्वीप से राष्ट्रपति भवन तक मेरी यात्रा बहुत ही साहसिक और खोजपूर्ण रही। इस यात्रा में बड़ी लंबी दूरी तय की है मैंने। यह परिपक्वता और पूर्णता की यात्रा रही। भौतिकी से लेकर वैमानिकी, उपग्रह, प्रक्षेपण यान, परमाणु अस्त्र, मानव मामलों का प्रबंधन, इस प्रकार निरंतर कार्यक्षेत्र का विस्तार होता रहा। यह सत्य और प्रामाणिकता की यात्रा रही। प्रेम, उमंग और समर्पण की यात्रा रही। त्याग, सेवा और संवेदनशीलता की यात्रा रही। यह आत्मा और सत्य की, प्रकृति की अनुभूति की यात्रा है। और अंत में यह आंतरिक मानसिक स्वतंत्रता की यात्रा है। लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि दुख और बंधन से मुक्ति की मेरी यात्रा अभी अधूरी है। अभी भी बेचैनी, उदासी और विषाद है। गाँव में लोग अनेक प्रकार की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, जिन्हें दूर किया जा सकता है। हमारे पर्याप्त विकास के बावजूद नगरों की मलिन बस्तियां दयनीय अवस्था में हैं। हमारे देश के लोगों में अभी भी हिंसा और घृणा व्याप्त है। लेकिन फिर भी मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि हमारे यहाँ पूर्ण शांति और संभाव हो जाएगा। हमारे देश के लोग अपनी नैसर्गिक प्रवृत्ति, करुणा, दया और गौरव से स्वयं को निश्चित ही संयोजित करेंगे। यह संयोजन उन्हें भाग्य के फेर और कठिन परिस्थितियों से बाहर ले जाएगा। इस प्रकार वे अपनी परिस्थितियों के अनुकूल शांति और समरसता के वातावरण में जीवन व्यतीत कर पाएंगे। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जब आप अपने मन पर नियंत्रण कर लेते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने अपनी दुनिया पर नियंत्रण कर लिया। सूर्य ने जब स्वयं अपने पर नियंत्रण कर लिया तभी प्रकाशमान हो पाया। पौधों को जब फसल का अनुशासन प्राप्त हुआ तभी वे भोजन उपलब्ध करा पाए। भारत के पास फरिश्ते हैं, जानवर भी हैं और 1 अरब मानस पुत्र हैं, संघर्षरत परंतु बेचैन। जब वही लोग अपनी निर्धनता, बदहाली से हार मानने से इनकार करते हुए अपने अस्तित्व और अस्मिता का आदर करना शुरू कर देंगे तो भारतीय प्रतिभा भी संपूर्ण विश्व में प्रकाशित हो जाएगी। किताब के अंत में रूमी की पंक्तियों का उल्लेख करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि फरिश्ते अपने ज्ञान के कारण मुक्त हैं, जानवर अपनी अज्ञानता के चलते मुक्त हैं। इन दोनों के मध्य खड़ा मानव पुत्र ही मात्र भ्रमित और संघर्षरत है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि यह पुस्तक तो एक सिलसिला भर शुरू कर सकती है। पाठकों से अनुरोध है कि वह स्वयं के अंतर व्यवहार का बोध करते हुए अपने जीवन के यथार्थ प्रयोजन की निरंतर खोज करते रहें। हम सब इस दुनिया में मुसाफिर ही तो हैं। यह बहुत जरूरी है कि सफर जारी रहे। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही और इंस्पिरेशनल थॉट्स के लिए अब आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।